तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द फर्स्ट ब्लड नाम की इस मूवी के बारे में, जिसे फर्स्ट ब्लड के नाम से जाना जाता है। इसी का दूसरा पार्ट द फर्स्ट ब्लड 2 एक तरह से हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें एक तरह से बेहतरीन अंदाज में देखने को मिलेगा 2025 तक। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका जो पार्ट 1 है वो हमें तकरीबन 1982 में देखने को मिला था। तो ये एक एक्शन मूवी थी, तो इसी का दूसरा पार्ट हमें अब देखने को मिल रहा है। उसी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसकी रिलीजिंग डेट, फैक्ट, डिटेल, अपडेट, पूरी जानकारी आपको बताया गया। पिछली मूवी के कलेक्शन के बारे में बताए गए, OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बताए गए। तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन टेड कोचेफ ने किया है और सहलेखन सिल्वेस्टर स्टेलोन ने किया है, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रेम्बो की भूमिका निभाई है। इसमें रिचर्ड क्रेना ने रेम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन और ब्रायन डेनेही ने शेरिफ विल टीजल की भूमिका निभाई है। यह रेम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है, जिसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 है। यह फिल्म डेविड मॉरेल के 1972 के उपन्यास फर्स्ट ब्लड पर आधारित है, जिसे 1970 के दशक में कई निर्देशकों और स्टूडियो ने रूपांतरित करने का असफल प्रयास किया था। फिल्म में रैम्बो एक परेशान और गलत समझा जाने वाला वियतनाम का अनुभवी सैनिक है, जिसे अपने युद्ध और जीवित रहने के कौशल पर भरोसा करना चाहिए, जब क्रूर घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप उसे वाशिंगटन के छोटे से शहर होप के पास पुलिस और सरकारी सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए मानव शिकार से बचना पड़ता है। फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। शुरुआती समीक्षाएं मिश्रित थीं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $125.2 मिलियन की कमाई की और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 5 और दुनिया भर में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1985 में यह चीन में रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर भी बन गई, जिसने 2018 तक किसी अमेरिकी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया। रिलीज होने के बाद से आलोचकों द्वारा इसका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जिसमें कई ने स्टेलोन, डेनेही और क्रेना की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला है और इसे एक्शन शैली में एक प्रभावशाली फिल्म के रूप में मान्यता दी है। इसकी सफलता ने एक फ्रेंचाइज को जन्म दिया, जिसमें 4 सीक्वेल, स्टेलोन द्वारा सहलिखित और अभिनीत, एक एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला, एक कॉमिक पुस्तक श्रृंखला, एक उपन्यास श्रृंखला और कई वीडियो गेम शामिल है। कथानक: वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रैम्बो अपने पुराने साथी डेलमार बैरी की तलाश में झील के किनारे बने घर में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त की 1 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी, जो युद्ध के दौरान एजेंट ऑरेंज के संपर्क में आने के कारण हुआ था। वह सैनिक की विधवा को उसके नुकसान के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उसे उस जोड़े और उनकी यूनिट बेकर टीम के बाकी सदस्यों की एक तस्वीर देते हैं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए रैम्बो वाशिंगटन के होप शहर में पहुंचता है। शेरिफ विल टीजल उसे रोकता है और उसे शहर के बाहरी इलाके में ले जाता है, यह समझाते हुए कि वह आवारा लोगों को होप से दूर रखना अपना काम समझता है। शेरिफ की चेतावनी की अनदेखी करते हुए रैम्बो होप में वापस लौटता है, जिससे टीजल रैम्बो को आवारागर्दी, गिरफ्तारी का विरोध करने और छुपा हुआ चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में कार्यवाही के दौरान रैम्बो लगातार विद्रोही बना रहता है। जवाब में टीजल के डिप्टी क्रूर मुख्य डिप्टी आर्ट गल्ट के नेतृत्व में खुशी खुशी उसे गाली देते हैं, जिससे वियतनाम में उसके साथ हुई यातनाओं की यादें ताज़ा हो जाती है। जब वे उसे सीधे रेजर से शेव करने की कोशिश करते हैं, तो रैम्बो आखिरकार भड़क जाता है और वह शेरिफ स्टेशन से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है, अपना चाकू वापस पा लेता है और मोटरसाइकिल पर जंगल में भाग जाता है। टीजल राइफलों, कुत्तों और एक हेलीकॉप्टर के साथ एक खोज दल का आयोजन करता है। गाल्ट ने टीजल के आदेशों और उचित प्रक्रिया दोनों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की और एक स्नाइपर राइफल से हेलीकॉप्टर से रैम्बो को मार डालने का प्रयास किया। एक ऊंची चट्टान पर फंसकर रैम्बो एक पेड़ से जा टकराता है और अपने दाहिने हाथ में चोट पहुंचाता है।
गाल्ट अभी भी उस पर गोलियां चला रहा था। तभी रेम्बो ने हेलीकॉप्टर पर एक पत्थर फेंका, जिससे उसका विंडशील्ड टूट गया और पायलट कुछ देर के लिए नियंत्रण खो बैठा। अपना संतुलन खोकर गाल्ट नीचे एक घाटी में दांतेदार चट्टानों पर गिरकर मर गया। रेम्बो यह तर्क देते हुए टीजल के सामने आत्मसमर्पण करने की कोशिश करता है कि गाल्ट की मौत एक दुर्घटना थी और वह और अधिक परेशानी नहीं चाहता, लेकिन डिप्टी उस पर गोली चला देते हैं और वह भाग जाता है। अन्य डिप्टी टीजल को चेतावनी देते हैं कि रेम्बो एक ग्रीन बेरेट, युद्ध नायक और मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करता है। गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करते हुए रेम्बो सभी डिप्टी को गैरघातक तरीके से वश में कर लेता है। डिप्टी के अक्षम होने पर रेम्बो टीसल को घेर लेता है, उसके गले पर चाकू रख देता है और धमकी देता है कि अगर वह पीछा करना नहीं छोड़ता है तो एक युद्ध। टीसल विश्वास नहीं करेगा और फिर जंगल में पीछे हट जाता है। वाशिंगटन स्टेट पेट्रोल और वाशिंगटन नेशनल गार्ड को टीसल की सहायता के लिए भेजा जाता है। साथ ही रेम्बो के गुरु और पूर्व कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सैम ट्रॉटमैन को भी भेजा जाता है। ट्रॉटमैन सलाह देता है कि स्थिति को शांत करने के लिए रेम्बो को सिएटल भागने की अनुमति दी जानी चाहिए, फिर बाद में शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन टीसल को विश्वास है कि रेम्बो की संख्या बहुत कम है, इसलिए वह ट्रॉटमैन की योजना के साथ जाने से इनकार कर देता है। टीसल ट्रॉटमैन को रेम्बो से संपर्क करने की अनुमति देता है ताकि वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर सके, लेकिन रेम्बो मना कर देता है। टीसल और उसके डिप्टी को उनके दुर्व्यवहार के लिए दोषी ठहराता है और कहता है कि उन्होंने पहले खून बहाया। एक परित्यक्त खदान के प्रवेश द्वार पर एक नेशनल गार्ड टुकड़ी ने रेम्बो को घेर लिया। टीसल के उसके आने का इंतजार करने के निर्देशों को अनदेखा करते हुए गार्डमैन ने एक रॉकेट लॉन्चर फायर किया, जिससे खदान का प्रवेश द्वार ढह गया और ऐसा प्रतीत होता है कि रेम्बो की मौत हो गई। टीसल ने अपने आदेशों की अवहेलना करने के लिए गार्डमैन को गुस्से से डांटा और मांग की कि उनके नेता क्लिंटन मॉर्गन रेम्बो के शरीर को खो दें। हालांकि रेम्बो बच जाता है, एक वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से खदान से भाग जाता है, एक M60 मशीन गन और गोला बारूद ले जा रहे एक सैन्य ट्रक को हाईजैक कर लेता है और बदला लेने के लिए जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाने के लिए होप में वापस लौटता है। अधिकारियों का ध्यान भटकाने के प्रयास में रेम्बो एक गैस स्टेशन को उड़ा देता है, शहर के अधिकांश हिस्सों की बिजली काट देता है, एक खेल के सामान की दुकान को नष्ट कर देता है और शेरिफ के स्टेशन पर गोलीबारी करता है। ट्रॉटमैन, यह समझते हुए कि टीजल को मात दी जा सकती है, उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वह रेम्बो को छोड़ दे। टीजल रेम्बो के उत्पात को एक व्यक्तिगत हमले के रूप में देखता है, ट्रॉटमैन के आदेशों को फिर से अनदेखा करता है और स्टेशन की छत पर रेम्बो की तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन रेम्बो कुछ देर की गोलीबारी के बाद टीजल को गोली मारकर घायल कर देता है। जैसे ही रेम्बो टीजल को मारने की तैयारी करता है, ट्रॉटमैन प्रकट होता है और रेम्बो को चेतावनी देता है कि अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा। उसे याद दिलाता है कि वह बेकर टीम का आखिरी जीवित व्यक्ति है। रेम्बो युद्ध की भयावहता और अपने दर्दनाक अनुभवों के बारे में बताता है, जैसे कि अपने दोस्तों को वियतनाम में अपनी जान देते हुए देखना, घर लौटने पर बुरा व्यवहार होना, नौकरी न कर पाना और अपने बलिदानों के बावजूद भुला दिया जाना जब वह अपनी मशीन गन निकालकर शीशे पर फेंक देता है। वह यह बताते हुए फूट फूट कर रोने लगता है कि कैसे एक अच्छे दोस्त को वियतकांग के एक बाल सैनिक ने विस्फोटकों से भरे शूशाइनर बॉक्स का इस्तेमाल करके मार डाला था। परेशान दिख रहे ट्रॉटमैन द्वारा दिलासा दिए जाने के बाद रेम्बो आत्मसमर्पण कर देता है और उसे संघीय हिरासत में ले लिया जाता है। गालना मुख्य लेख, रेम्बो पात्रों की सूची। सिल्वेस्टर स्टेलोन, जॉन जे रेम्बो, कर्नल सैमुअल आर सैम ट्रॉटमैन के रूप में रिचर्ड क्रेना, ब्रायन डेनेही शेरिफ विलियम विल टीजल के रूप में, बिल मैककिनी कैप्टन डेव कर्न के रूप में, जैक स्टारेट डिप्टी सार्जेंट आर्थर आर्ट गॉल्ट के रूप में, माइकल टैलबोट डिप्टी बालफोर्ड के रूप में।
क्रिस मुल्की डिप्टी वार्ड के रूप में, जॉन मैक्लियम, ओरवल केलरमैन, अल्फ हम्फ्रीज डिप्टी लेस्टर के रूप में, डेविड कारूसो डिप्टी मिच रोजर्स के रूप में, डॉन मैके डिप्टी प्रेस्टन के रूप में, डेविड क्राउली डिप्टी शिंगलेटन के रूप में, पैट्रिक स्टैक लेफ्टिनेंट क्लिंटन मॉर्गन के रूप में। उत्पादन, विकास। मूल रेम्बो इतना खूनी था, कहानी इतनी कठिन थी, हर कदम पर इतनी डरावनी। मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि किताब को पूरा होने में इतना समय लगा। मैंने रेम्बो के साथ जो किया वह यह था कि एक पैर व्यवस्था में और दूसरा पैर डाकू या सीमांत छवि में रखने की कोशिश की। मैं चाहता था कि उसे मुख्यधारा द्वारा स्वीकार किया जाए, लेकिन वह एक अपराधी भी हो। इसलिए उसके पास कुछ मजबूत देशभक्ति के विचार है और वह सिस्टम से प्यार करता है। वह बस उन लोगों को पसंद नहीं करता जो इसमें रहते हैं और काम करते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन, 1985। 1972 में कोलंबिया पिक्चर्स के लॉरेंस टर्मैन ने फर्स्ट ब्लड के फिल्म अधिकार $1,75,000 में खरीदे। रिचर्ड ब्रूक्स को निर्देशन के लिए चुना गया था और उनका इरादा था कि यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध के दिग्गजों के बारे में अलग-अलग अमेरिकी धारणाओं पर एक रूपक हो, जिसमें शेरिफ टीजल को उपन्यास की तुलना में अधिक सहानुभूतिपूर्वक चित्रित किया गया हो। फिल्म का अंत टीजल द्वारा अपने आदमियों को अपनी बंदूकें नीचे गिराकर रैम्बो से तर्क करने के आदेश के साथ होता, जिसे तब एक अज्ञात हमलावर द्वारा घातक रूप से गोली मार दी जाती। ब्रूक्स ने दिसंबर 1972 में न्यू मैक्सिको में फर्स्ट ब्लड की शूटिंग शुरू करने की योजना बनाई थी। 7 फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि वियतनाम युद्ध अभी भी जारी था और ब्रूक्स ने परियोजना छोड़ दी। उद्धरण वांछित। इसके बाद जॉन कैली ने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स से $1,25,000 में अधिकार खरीदे और सोचा कि रैम्बो के रूप में रॉबर्ट डी नीरो या क्लिंट ईस्टवुड में से किसी एक को कास्ट किया जाए। वाल्टर न्यूमैन ने एक पटकथा लिखी थी जिसका निर्देशन मार्टिन रिट को करना था। इस फिल्म में अमेरिकी सैन्य संस्कृति की आलोचना की गई थी और कर्नल ट्रॉटमैन को फिल्म के खलनायक के रूप में दिखाया गया था, जिसका अंत रैम्बो और टीसल दोनों की मृत्यु के साथ होता। सिडनी पोलाक और मार्टिन ब्रेगमैन ने भी फिल्म का निर्देशन करने पर विचार किया, जिसमें ब्रेगमैन ने डेविड रेबे को पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया। ब्रेगमैन के चले जाने के बाद माइक निकोल्स ने रेबे की पटकथा का निर्देशन करने पर विचार किया। विलियम सैकहेम और माइकल कोजोल ने पटकथा लिखी जो 1977 में अंतिम फिल्म का आधार बनी, मूल रूप से जॉन बैडम द्वारा निर्देशित की जाने वाली थी। निर्माता कार्टर डेहेवन ने सैकहेम और कोजोल की पटकथा वार्नर ब्रदर्स से $3,75,000 में खरीदी। डेहेवन ने सिनेमा समूह को एक वित्तपोषक के रूप में सुरक्षित किया और जॉन फ्रैंकनहाइमर को जॉर्जिया में उत्पादन शुरू करने के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया। यह पटकथा का पहला संस्करण भी था जिसमें रेम्बो फिल्म से बच गया। हालांकि वितरक फिल्मवेज को ओरियन पिक्चर्स द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद परियोजना फिर से रुक गई। 6 एनाबेसिस इन्वेस्टमेंट्स के मारियो कसार और एंड्रयू जी वजना ने जब किताब पढ़ी तो उन्हें अपने स्टूडियो कैरोल को पिक्चर्स के पहले प्रोडक्शन के रूप में एक रूपांतरण करने में दिलचस्पी हुई, जिसे इनहाउस सोर्स द्वारा वित्तपोषित किया गया था। उन्होंने 1981 में वार्नर ब्रदर्स से $3,75,000 में फिल्म के अधिकार और सैकहेम और कोजोल की स्क्रिप्ट $1,25,000 में खरीदी। 7-8 टेड कोटचेफ, जो 1976 में इस परियोजना में शामिल थे, कसार और वजना द्वारा उनकी एक परियोजना को वित्तपोषित करने की पेशकश के बाद वापस लौट आए। कोटचेफ ने सिल्वेस्टर स्टेलोन को जॉन रेम्बो की भूमिका की पेशकश की और अभिनेता ने सप्ताहांत में स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इसे स्वीकार कर लिया। 9 मॉरेल की पुस्तक से अनुकूलित विभिन्न स्क्रिप्ट इसके प्रकाशन के बाद के वर्षों में स्टूडियो को दी गई थीं, लेकिन केवल स्टेलोन की भागीदारी ने इसके उत्पादन को प्रेरित किया। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद का समय और रॉकी फिल्मों की सफलता के बाद स्टेलोन की स्टार पावर ने उन्हें जॉन रेम्बो के चरित्र को अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाने के लिए
स्क्रिप्ट को फिर से लिखने में सक्षम बनाया। मॉरेल की किताब में रेम्बो अपने कई पीछा करने वालों को मारता है और कोजोल और सेखेम के मसौदे में उसने 16 लोगों को मार डाला था, लेकिन फिल्म में रेम्बो सीधे तौर पर किसी पुलिस या राष्ट्रीय रक्षक की मौत का कारण नहीं बनता है। स्टैलोन ने किताब के विपरीत फिल्म में रेम्बो को जीवित रहने देने का भी फैसला किया। एक आत्महत्या दृश्य फिल्माया गया था, लेकिन कोच्चेफ और स्टैलोन ने ट्रॉटमैन के आग्रह पर रेम्बो को आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना। रलाई ब्रूक्स मूल रूप से मनोचिकित्सक के रूप में बेटे डेविस और शेरिफ टीजल के रूप में बर्ट लैंकेस्टर या ली मार्विन में से किसी एक को लेना चाहते थे। जब इस परियोजना को वार्नर ब्रदर्स ने खरीदा था, तो रॉबर्ट डी नीरो और क्लिंट ईस्टवुड को रैम्बो की भूमिका के लिए चुना गया था। 10 रिट ने टीजल के रूप में रॉबर्ट मिचम और रैम्बो के रूप में पॉल न्यूमैन को लेने का इरादा किया था। पोलाक ने स्टीव मैकक्वीन पर विचार किया, लेकिन फिर उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे 1975 के वियतनाम के दिग्गज की भूमिका निभाने के लिए बहुत बूढ़े हैं। 11 जेम्स कान, बर्ट रेनॉल्ड्स और रॉबर्ट रेडफोर्ड पर भी विचार किया गया। 12 फिल्म का स्कोर जेरी गोल्डस्मिथ द्वारा रचित और संचालित किया गया था, जिनके थीम इट्स ए लॉन्ग रोड ने चरित्र में एक नया आयाम जोड़ा और फिल्म के 3 सीक्वल और एनिमेटेड स्पिन-ऑफ में दिखाया गया। साउंड ट्रैक मूल रूप से रीजेंसी लेबल द्वारा एलपी पर रिलीज किया गया था, हालांकि इसे अधिक संतोषजनक सुनने के लिए अनुक्रम से बाहर संपादित किया गया था। एल्बम को एक अतिरिक्त ट्रैक नो पावर के साथ 2 बार सीडी पर फिर से जारी किया गया था, पहले इंट्रारा रिकॉर्ड्स के शुरुआती शीर्षकों में से एक के रूप में, फिर वेरेस सरबांडे द्वारा एक समान रिलीज के रूप में। पूरा स्कोर इंट्रारा द्वारा 2 सीडी सेट में जारी किया गया था, साथ ही मूल एल्बम के रिमास्टर्ड संस्करण कैरोल को लोगो पहले लाला लैंड रिकॉर्ड्स के एक्सट्रीम प्रेजुडिस एल्बम पर रिलीज किया गया और रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 ट्रेलर संगीत के साथ 23 नवंबर 2010 को उनके एमएफ असीमित शीर्षकों में से एक के रूप में। सीडी 1 पूर्ण मूल साउंड ट्रैक, थीम फ्रॉम फर्स्ट ब्लड, पॉप ऑर्केस्ट्रा संस्करण, घर वापसी, मेरा शहर, पकड़ना, रेजर, एक अग्रिम शुरुआत, लटकाए हुए, चट्टान के ऊपर, ठीक समय पर उठाया गया सही कदम, पहाड़ पर शिकार, कोई युद्धविराम नहीं, फर्स्ट ब्लड, सुरंग, बचाव का रास्ता, लारी, बिजली नहीं, रात्रि आक्रमण, लुकाछिपी, इट्स ए लॉन्ग रोड, वाद्य संगीत, इट्स ए लॉन्ग रोड, थीम फ्रॉम फर्स्ट ब्लड, गायन डैन हिल। सीडी 2 मूल 1982 साउंड ट्रैक एल्बम, इट्स ए लॉन्ग रोड, थीम फ्रॉम फर्स्ट ब्लड, गायन डैन हिल। बचाव का रास्ता, फर्स्ट ब्लड, सुरंग, लटकाए हुए, घर वापसी, पहाड़ पर शिकार, मेरा शहर, रेजर, चट्टान के ऊपर, इट्स ए लॉन्ग रोड, वाद्य संगीत, इट्स ए लॉन्ग रोड, रिकॉर्डिंग सत्र पियानो, वोकल डेमो, कैरोल को लोगो, रेम्बो, स्पेशल समर 1984 ट्रेलर, प्रमाण पत्र, क्षेत्र प्रमाणीकरण प्रमाणित इकाइयाँ, बिक्री, हांगकांग, IFPI हांगकांग, 24, सोना 10,000, बिक्री के आंकड़े सिर्फ प्रमाणीकरण पर आधारित है। मुक्त करना, होम मीडिया, लेखक मॉरेल ने 2002 में रिलीज हुई फर्स्ट ब्लड स्पेशल एडिशन डीवीडी के लिए एक ऑडियो कमेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड किया। अभिनेता स्टेलोन ने 2004 में रिलीज हुई फर्स्ट ब्लड अल्टीमेट एडिशन डीवीडी के लिए एक ऑडियो कमेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड किया। इस संस्करण में एक पहले कभी नहीं देखा गया वैकल्पिक अंत भी शामिल है, जिसमें रेम्बो आत्महत्या करता है, एक भाग्य जो मूल उपन्यास के अंत के अनुरूप है, और उसके बाद एक हास्यपूर्ण अंत जोड़ा गया है। आत्महत्या के अंत का एक संक्षिप्त अंश चौथी फिल्म में फ्लैशबैक में दिखाई देता है। लायंसगेट ने इस संस्करण को ब्लूरे पर भी रिलीज किया। दोनों कमेंट्री ट्रैक ब्लूरे रिलीज पर है। मोमेंटम पिक्चर्स ने अप्रैल 2007 में यूनाइटेड किंगडम में
फर्स्ट ब्लर का HD DVD संस्करण जारी किया। लायंसगेट ने भी 13 फरवरी 2007 को 2004 की द पनिशर के साथ फर्स्ट ब्लर को डबल फीचर के रूप में रिलीज किया। फिल्म को 6 डिस्क बॉक्स सेट के हिस्से के रूप में फिर से रिलीज किया गया, जिसमें श्रृंखला की सभी 4 फिल्में शामिल है, 27 मई 2008 को। हालांकि बॉक्स सेट में डेविड मॉरेल की टिप्पणी गायब है, भले ही पैकेजिंग में स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि यह शामिल है। 25 रिलीज की प्रत्याशा में फिल्म को एक रात के लिए 15 मई 2008 को फैथम इवेंट्स के माध्यम से सिनेमाघरों में वापस दिखाया गया। मुख्य फीचर के बाद वैकल्पिक अंत दिखाया गया। 26 फर्स्ट ब्लड 9 नवंबर 2018 को 4K UHD ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। 27 स्वागत बॉक्स ऑफिस। फर्स्ट ब्लड ने लगातार 3 हफ्तों तक US बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 28 और इसका 6,642,005 का ओपनिंग वीकेंड उस समय का सबसे अच्छा अक्टूबर ओपनिंग था। 9 यह फिल्म एक महत्वपूर्ण वित्तीय सफलता के रूप में समाप्त हुई, जिसने घरेलू स्तर पर $51 मिलियन की कुल कमाई की, जो गिरावट की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 29 और वर्ष की 13वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 30 फिल्म ने $15 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $125.2 मिलियन की कमाई की। 4 यह चीन में रिलीज होने वाली पहली प्रमुख हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थी, जहां इसे 1985 में रिलीज किया गया था। 31 इसने चीन में 76 मिलियन टिकट बेचे, जो 2018 तक किसी विदेशी हॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे अधिक है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और 3 मुख्य अभिनेताओं को उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। अपनी समीक्षा में रोजर एबर्ट ने लिखा कि उन्हें फिल्म का अंत पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छी गति से आगे बढ़ी और न केवल स्टैलोन द्वारा, बल्कि क्रेना और ब्रायन डेनेही द्वारा भी अच्छा अभिनय किया गया। उन्होंने टिप्पणी की, हालांकि फर्स्ट ब्लर का लगभग पूरा हिस्सा अविश्वसनीय है, क्योंकि स्क्रीन पर स्टैलोन है, हम इसे खरीद लेंगे, और फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए। 32 न्यूयॉर्क टाइम्स की फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने रेम्बो को एक भयंकर, फुर्तीला, खोखली आंखों वाला नायक बताया, जिसे एक पीड़ित, गलत समझा गया वियतनाम युद्ध का आश्चर्यजनक रूप से साधन संपन्न पीड़ित, न कि एक सैडिस्ट या खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है। मसलिन ने फिल्म की कहानी की ऊर्जा और सरलता के लिए भी प्रशंसा की। 33 इसके विपरीत, वैरायटी ने फिल्म को एक गड़बड़ कहा और मुख्य चरित्र के लिए उचित समाधान प्रदान नहीं करने के लिए इसके अंत की आलोचना की। 34 फर्स्ट ब्लर को वेटस्प्लॉयटेशन उपशैली से संबंधित माना जाता है। 35, 36, 37, 38 2000 में BBC फिल्म समीक्षक अल्मार हाफलिडासन ने उल्लेख किया कि स्टेलोन के अस्तित्व, कौशल और हाथ से हाथ की लड़ाई में प्रशिक्षण ने फिल्म को एक कच्ची और प्रामाणिक धार दी जिसने उस समय के दर्शकों को उत्साहित किया। 39 रबे ने इस भूमिका के लिए अल पचिनो को ध्यान में रखते हुए अपनी पटकथा विकसित की और अभिनेता के साथ कई बार बातचीत की, जो फिल्म जॉज देखने के बाद रेम्बो को प्रकृति की शक्ति के रूप में चित्रित करना चाहते थे। हालांकि पचिनो ने इसमें शामिल न होने का फैसला किया क्योंकि उन्हें कहानी बहुत डार्क लगी और साथ ही उनके अनुरोध के बाद कि रेम्बो को एक पागल दिखाया गया, जिसे निर्माताओं ने खारिज कर दिया। 10, 13, 14 जब बेडहम को निर्देशक के रूप में माना जाता था, तो वह रेम्बो के रूप में जॉन ट्रेवोल्टा, ट्रॉटमैन के रूप में जॉर्ज सी. स्कॉट और टीजल के रूप में जीन हैकमैन या चार्ल्स डर्निंग को कास्ट करना चाहते थे। फ्रैंकनहाइमर ने मिडनाइट एक्सप्रेस में उनकी भूमिका के कारण ब्रैड डेविस को कास्ट करने से पहले रेम्बो के रूप में पॉवर्स बूथ, माइकल डगलस और निक नोल्टे पर विचार किया। 6. डस्टिन हॉफमैन को रेम्बो की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 15. शेरिफ टीजल की भूमिका के लिए कसार और वजना ने अकादमी पुरस्कार विजेता हैकमैन और रॉबर्ट डुवेल से संपर्क किया,
लेकिन दोनों ने इस भूमिका को ठुकरा दिया। एक अन्य ऑस्कर विजेता मार्विन ने कर्नल ट्रॉटमैन की भूमिका को ठुकरा दिया। जेम्स मेसन और रिचर्ड जैकेल पर भी विचार किया गया था। अंततः किर्क डगलस को काम पर रखा गया, लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले डगलस ने एक स्क्रिप्ट विवाद पर कर्नल ट्रॉटमैन की भूमिका छोड़ दी। डगलस उपन्यास के मूल अंत को बनाए रखना चाहते थे, जिसमें रेम्बो और टीजल एक दूसरे को घातक रूप से घायल करते हैं। ट्रॉटमैन रेम्बो को एक जानलेवा गोली मारकर खत्म करता है, फिर शेरिफ के अंतिम क्षणों के लिए मरते हुए टीजल के साथ बैठता है। डगलस यह भी चाहते थे कि ट्रॉटमैन को अधिक स्क्रीन टाइम मिले। 16 रॉक हडसन को प्रतिस्थापन के लिए संपर्क किया गया था। फिल्माने होप बीसी के निकट पुल का उपयोग निर्माण के दौरान किया गया। फिल्म की शूटिंग ब्रिटिश कोलंबिया के फ्रेजर वैली में $15 मिलियन के बजट पर 15 नवंबर 1981 को शुरू हुई और अप्रैल 1982 तक जारी रही। 9-7 फिल्म में शहर के दृश्यों को होप और पास के कोक्विहल्ला कैनियन प्रांतीय पार्क में फिल्माया गया था, जिसे फिल्म में चैपमैन गॉर्ज कहा जाता है। 17 जबकि फिल्म के बाकी हिस्सों को कैपिलानो कैनियन, गोल्डन ईयर्स प्रांतीय पार्क और पिट मीडोज में पिट लेक में शूट किया गया था। निर्माण के दौरान बज फीटशान ने निर्माता एड कार्लिन की जगह ली, जिन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 7 फिल्म के लिए चुने गए स्थानों पर शुरू में फिल्मांकन के दौरान असामान्य रूप से गर्म और धूप वाला मौसम था, जो चुनौतियों का सामना कर रहा था, क्योंकि क्रू ने एक बादल छाए रहने वाले माहौल पर भरोसा किया था। हालांकि जनवरी 1982 में शुरू हुई भारी बर्फबारी की अवधि ने उत्पादन में 2 महीने की देरी कर दी। अन्य देरी स्टंट के दौरान कलाकारों को लगी चोटों के कारण हुई, जिसमें स्टैलोन को पीठ में गंभीर चोट लगना और कई पसलियां टूटना शामिल था, विशेष रूप से चट्टान से गिरकर पैर पर चढ़ने के अपने स्टंट के कारण। 18-19-7 चूंकि निर्माण निर्धारित समय से अधिक चला, इसलिए अनुबंध में निर्दिष्ट उच्च शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए फिल्म में क्रेना की भूमिका को काट दिया गया। 16 फिल्म में इस्तेमाल किए गए आग्नेयास्त्रों को देश के आग्नेयास्त्र विनियमन के कारण कनाडा में आयात किया जाना था। 20-21 जनवरी 1982 में $50,000 से अधिक मूल्य के आग्नेयास्त्र, जिनमें 14 M16 राइफलें, 3 रेमिंगटन शॉटगन, 2.44 मैग्नम रिवाल्वर और 11 कोल्ट AR-15 राइफलें शामिल थीं, सेट से चोरी हो गईं। हालांकि बंदूकों को खाली गोली मारने के लिए संशोधित किया गया था, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने दावा किया कि उन्हें आसानी से लाइव गोला बारूद फायर करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। घटना के बाद सेट की सुरक्षा कनाडाई सेना द्वारा की गई, जिसके सैनिकों ने फिल्म में एक्स्ट्रा के रूप में भी काम किया। 16-7 डाक उत्पादन फिल्म का पहला रफ कट 3 से 3.5 घंटे लंबा था। सिल्वेस्टर स्टेलोन के अनुसार यह इतना बुरा था कि इसने उनके एजेंट और उन्हें बीमार कर दिया। स्टेलोन फिल्म को खरीदना चाहते थे और इसे नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके करियर के लिए घातक है। भारी पुनर्संपादन के बाद फिल्म को 93 मिनट तक छोटा कर दिया गया। यह संस्करण अंततः सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 22 तैयार फिल्म में इस्तेमाल किया गया अंत मार्च 1982 में शूट किया गया था, जब मूल अंत को असंतोषजनक माना गया था। 23 कसार और वजना ने वितरक के रूप में वार्नर ब्रदर्स 20वीं सेंचुरी फॉक्स या पैरामाउंट पिक्चर्स की तलाश की। स्टूडियो में 18 मिनट की प्रचार रील प्रदर्शित की। हालांकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वितरकों को सुरक्षित कर लिया, लेकिन वे फिल्म के लिए घरेलू वितरक खोजने में असमर्थ थे, जब तक कि उन्होंने अमेरिकी फिल्म बाजार में 55 मिनट की लंबी रील नहीं भेजी। वार्नर ब्रदर्स और पैरामाउंट द्वारा रुचि व्यक्त करने के बाद ओरियन पिक्चर्स ने फिल्म के घरेलू वितरण पर सहमति व्यक्त की। 7 संगीत फिल्म.com और फिल्मसाइट ने फर्स्ट ब्लर को 1982 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना है। 40, 41 और 2008 में एम्पायर पत्रिका ने अपनी 2008 की सभी समय की 500 महानतम फिल्मों की सूची में इसे 253वीं महानतम फिल्म बताया। 42 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर
फिल्म को 49 समीक्षाओं के आधार पर 86% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 7.20 है। साइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, इससे उत्पन्न सीक्वल की तुलना में बहुत अधिक गहरा और अधिक संवेदनशील। फर्स्ट ब्लड एक रोमांचकारी उत्तरजीविता साहसिक है जो सिल्वेस्टर स्टेलोन के अभिनय कौशल का पूरा लाभ उठाता है। 43 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 15 आलोचकों के आधार पर 100 में से 61 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 44 रिव्यूज के जेम्स बेराडिनेली ने फिल्म को फिल्म निर्माण का एक तनावपूर्ण और प्रभावी नमूना कहा। उन्होंने कहा कि फिल्म के गहरे रंग, उदास सबटेक्स्ट और गैर शोषणकारी हिंसा ने दर्शकों को फिल्म का आनंद न केवल एक एक्शन थ्रिलर के रूप में बल्कि बुद्धिमत्ता और सार के साथ कुछ हद तक लेने की अनुमति दी। स्टैलोन के प्रदर्शन पर उन्होंने लिखा, इस भूमिका में स्टैलोन के अलावा किसी और की कल्पना करना असंभव लगता है और एक अभिनेता के रूप में उनकी क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 45 अपने मूवी गाइड के 2010 संस्करण में लियोनार्ड माल्टिन ने फिल्म को 4 में से 1.5 स्टार दिए, यह कहते हुए कि यह उस समय की सारी विश्वसनीयता को हवा में उड़ा देता है जब रेम्बो पहाड़ से कुछ दांतेदार चट्टानों में कूदने के बाद केवल एक खराब कट के साथ बच जाता है। 46 परंपरा फर्स्ट ब्लड को रैम्बो फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। अगले 4 सीक्वल को मिश्रित या औसत समीक्षाएं मिली। 47, 48, 49 ब्लेड मैगजीन के लिए 2011 में माइक कार्टर द्वारा लिखे गए एक लेख में 1980 के दशक में कटलरी उद्योग को पुनर्जीवित करने का श्रेय मॉरेल और रेम्बो फ्रेंचाइज को दिया गया है, क्योंकि फिल्मों में जिमी लील और गिल हिबेन चाकुओं का इस्तेमाल किया गया था। 2003 में ब्लेड मैगजीन ने इसे संभव बनाने में मदद करने के लिए मॉरेल को उद्योग उपलब्धि पुरस्कार दिया। 50 अन्य मीडिया परिणाम मुख्य लेख रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2। इसका सीक्वल रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 में रिलीज किया गया। वीडियो गेम 2014 में रेम्बो द वीडियो गेम रिलीज किया गया, जो पहली 3 रेम्बो फिल्मों पर आधारित था। मूर्ति 14 अगस्त 2020 को कनाडा के होप में फिल्म की रिलीज के 38 साल बाद रेम्बो की देवदार की लकड़ी की मूर्ति का अनावरण किया गया। मेयर पीटर रॉब, कनाडाई सांसद मार्क स्ट्राल और मूर्ति के मूर्तिकार रयान विलर्स इस समारोह में शामिल हुए। 51 लोकप्रिय संस्कृति में सन ऑफ रैम्बो फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म। इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया के 2008 के एपिसोड मैक एंड डेनिस मैनहंटर्स में मैक और डेनिस फर्स्ट ब्लड से प्रेरित होते हैं और अपने पूर्व हाई स्कूल प्रतिद्वंद्वी रिकीटी क्रिकेट के खिलाफ एक मैनहंट का आयोजन करने का फैसला करते हैं। उसी एपिसोड में फ्रैंक भी अपने जीवन को फर्स्ट ब्लड के साथ भ्रमित करता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे वियतनाम में होने के फ्लैशबैक आ रहे हों। 2017 में इट्स ए लॉन्ग रोड का इस्तेमाल वीडियो गेम साउथ पार्क द फ्रैक्चर्ड बटहोल में किया गया था। यह तब दिखाई देता है जब खिलाड़ी मारा जाता है और गेम खत्म हो जाता है। वह कनाडा वापस घर लौट आए, जहां उन्होंने अपने दोस्त और एक समय के गृहसाथी मोर्ड के रिचलर के उपन्यास द अप्रेंटिसशिप ऑफ डड्डी क्राविच 1974 के रूपांतरण का निर्देशन किया, जिसने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर जीता। 21 और यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली अंग्रेजी कनाडाई नाटकीय फीचर फिल्म बन गई। उन्होंने कनाडाई टेलीविजन के लिए द ट्रायल ऑफ सिन्यावस्की एंड डैनियल 1975 लिखा और निर्देशित किया तथा व्हाई शूट द टीचर 1977 में प्रोडक्शन कंसल्टेंट थे। हॉलीवुड में उन्होंने फन विद डिक एंड जेन 1977 का निर्देशन किया, जो एक बड़ी हिट रही। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी हु इज किलिंग द ग्रेट शेफ्स ऑफ यूरोप 1978 बनाई और फिर नॉर्थ डलास 40 1979 लिखी और निर्देशित की, जिसे समीक्षकों ने खूब सराहा। कोटचेफ ने कनाडाई फिल्म स्प्लिट इमेज
1982 का निर्देशन किया। फिर सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म फर्स्ट ब्लड 1982 से उन्हें अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली, जो रैम्बो सीरीज की पहली फिल्म थी। उन्होंने एक और वियतनाम थीम वाली एक्शन फिल्म अनकॉमन वेलोर 1983 पर काम किया। फिर मोर्डके रिचलर के उपन्यास पर आधारित जोशुआ देन एंड नाउ 1985 बनाने के लिए कनाडा लौट आए। कोटचेफ ने स्विचिंग चैनल्स 1988 और विंटर पीपल 1989 का निर्देशन किया। इसके बाद वीकेंड एट बर्नीज 1989 ने उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। टेलीविजन 1990 के दशक में कोटचेफ टीवी के लिए निर्देशन में लौट आए और विभिन्न अमेरिकी श्रृंखलाओं जैसे रेड शू डायरीज और बरी फारो के साथ साथ यूके में कैजुअल्टी पर काम किया। उन्होंने कभी कभार फीचर फिल्में भी कीं जैसे कि फोल्क्स 1992 और द शूटर 1995। उन्होंने व्हाट आर फैमिलीज फॉर 1993, लव ऑन द रन 1994, फैमिली ऑफ कॉप्स 1995, ए हस्बैंड, ए वाइफ एंड ए लवर 1996, बोरोएड हार्ट्स 1997, क्राई रेप 1999 जैसी टीवी फिल्में की। वे लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के स्टाफ में शामिल हुए, जहां वे कार्यकारी निर्माता और निर्देशक के रूप में काम करते हैं। व्यक्तिगत जीवन कोटचेफ अपनी पत्नी लाइफुन नीचुंग के साथ बेवर्ली हिल्स में रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एलेक्जेंड्रा, एक फिल्म निर्माता, और थॉमस, एक संगीतकार और पियानोवादक। अभिनेत्री सिल्विया के से उनकी पिछली शादी से उनके 3 बच्चे हैं, आरोन, कैटरीना और जोशुआन। उद्धरण वांछित टेड कोटचेफ शाकाहारी भी है। 22 मई और जून 2013 में उन्हें अपनी फिल्म द अप्रेंटिसशिप ऑफ डड्डी क्रेविच की पुनः रिलीज के लिए न्यूयॉर्क शहर में फिल्म फोरम में आमंत्रित किया गया था, जिसे कनाडाई सिनेमा और टेलीविजन अकादमी द्वारा बहाल किया गया था। उद्धरण आवश्यक फरवरी 2016 में कोटचेफ ने लॉस एंजिल्स में बल्गेरियाई वाणिज्य दूतावास के माध्यम से बल्गेरियाई नागरिकता के लिए आवेदन किया। 23, 24 और मार्च में बुल्गारिया की यात्रा के दौरान उन्हें यह प्रदान किया गया। 25 अपनी मैसेडोनियन विरासत को देखते हुए कोटचेफ ने मैसेडोनियन कला परिषद के निदेशक मंडल में काम किया। कोटचेफ के अनुसार उत्तरी मैसेडोनिया और बुल्गारिया के बीच कोई अंतर नहीं है। 26 फिल्मोग्राफी निर्देशक फिल्म टियारा ताहिती 1962, जीवन शीर्ष पर 1965, 2 सज्जनों का साझाकरण 1969, वेक इन फ्राइट 1971, द अप्रेंटिसशिप ऑफ डड्डी क्राविच 1974, बिली टू हैट्स 1974, फन विद डिक एंड जेन 1977, यूरोप के महान शेफ्स को कौन मार रहा है 1978, नॉर्थ डलास 40 1979, स्प्लिट इमेज 1982, फर्स्ट ब्लड 1982, अनकॉमन वेलोर 1983, जोशुआ तब और अब 1985, स्विचिंग चैनल 1988, वीकेंड एट बर्नीज 1989, विंटर पीपल 1989, दोस्तों 1992, द शूटर 1995, उधार दिल 1997, निर्देशक टेलीविजन ऑन कैमरा 1956, W.T. कोटचेफ के रूप में रेहेसे का घंटा 1957, अंडरग्राउंड 1958, लाइम स्ट्रीट पर कोई ट्राम नहीं 1959, अंतिम संस्कार के बाद 1960, लीना ओ माई लीना 1960, आई विल हैव यू रिमेंबर 1961, फर्स्ट ब्लड डेविड मॉरेल द्वारा 1972 में लिखा गया एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर उपन्यास है, जो वियतनाम युद्ध के एक परेशान बेघर दिग्गज के बारे में है, जिसे केवल रेम्बो के अपने अंतिम नाम से जाना जाता है, जो केंटकी में स्थानीय और राज्य पुलिस के खिलाफ एक क्रूर युद्ध छेड़ता है।
इसे 1982 की फिल्म फर्स्ट ब्लड में रूपांतरित किया गया, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने अभिनय किया, एक जिसने रेम्बो के इर्दगिर्द एक पूरी मीडिया फ्रेंचाइजी को जन्म दिया। कथानक: वियतनाम का एक बेघर सैनिक जिसे सिर्फ उसके अंतिम नाम रेम्बो से जाना जाता है, केंटकी के बेसाल्ट काउंटी के मेडिसन कस्बे में भटकता है और स्थानीय पुलिस प्रमुख विल्फ्रेड टीसल उसे पकड़ लेता है, जो उसे शहर की सीमा तक ले जाता है और उसे बाहर रहने का आदेश देता है। जब रेम्बो बार बार लौटता है, तो टीसल उसे आवारागर्दी और गिरफ्तारी का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है और उसे 35 दिनों तक जेल में रखने की अनुमति मिल जाती है। क्लॉस्ट्रोफोबिया पैदा करने वाली कोठरी में बंद रेम्बो को वियतनाम में युद्ध बंदी के रूप में अपने दिनों की याद आती है, और जब पुलिस उसके बाल काटने और उसे शेव करने की कोशिश करती है, तो वह उन पर हमला कर देता है। रेम्बो भाग जाता है। इस प्रक्रिया में एक अधिकारी को मार देता है, एक मोटरसाइकिल चुराता है और पास के पहाड़ों में छिप जाता है। टीसल नहीं चाहता कि राज्य पुलिस रेम्बो को उससे पहले पकड़ ले, इसलिए वह जंगल की तलाशी के लिए एक हेलीकॉप्टर पायलट को बुलाता है और खुद अपने अधिकारियों और प्रशिक्षित कुत्तों के एक समूह के साथ एक अनुभवी शिकारी ओरवल कैमरमैन को शामिल करते हुए एक दल का गठन करता है। इस बीच रेम्बो एक अवैध स्टिल पर ठोकर खाता है और उसे चलाने वाले मूनशाइनर्स को उसे कपड़े और भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजी करता है। वह उन्हें एक लीवर एक्शन राइफल देने के लिए भी मनाता है। दल रेम्बो को पकड़ लेता है, जो हेलीकॉप्टर द्वारा घेर लिया जाता है और आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाता है। पायलट घबरा जाता है और नियंत्रण खो देता है, जिससे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और विस्फोट हो जाता है। जब दल आता है, तो रेम्बो कैमरमैन के 2 कुत्तों को गोली मार देता है। भयभीत जानवर एक अधिकारी को अपने साथ ले जाते हुए एक चट्टान से कूद जाते हैं और कैमरमैन उन्हें देखने जाते समय घातक रूप से घायल हो जाता है। टीसल के अधिकारी बेतहाशा गोलीबारी शुरू कर देते हैं और रेम्बो को मारने की कोशिश में अपना अधिकांश गोला बारूद बर्बाद कर देते हैं। कई लोग अपनी चौकियों को छोड़कर शहर लौटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बादल फटने की स्थिति पैदा हो जाती है। रेम्बो एक शिकार करने वाला चाकू, कैंटीन और पिस्तौल प्राप्त करता है, भागते हुए अधिकारियों पर घात लगाता है और उन्हें एक-एक करके मारता है, जब तक कि केवल टीसल ही नहीं बच जाता। चीफ अपनी बंदूक खो देता है, लेकिन रेम्बो की सावधानी और बारिश टीसल को जिंदा भागने में मदद करती है। उसे राज्य पुलिस द्वारा बचाया जाता है और जब उसकी हालत स्थिर हो जाती है, तो वह नेशनल गार्ड को मैनहंट में सहायता के लिए सैनिकों की टुकड़ियां भेजने के लिए कहता है। टीसल को पता चलता है कि रेम्बो वियतनाम में एक विशिष्ट ग्रीन बेरेट इकाई का सदस्य था। उसे गुरिल्ला युद्ध और उत्तरजीविता रणनीति का व्यापक अनुभव है और उसे मेडल ऑफ ऑनर मिला है। सेना से छुट्टी मिलने के बाद से वह नौकरी करने में असमर्थ रहा है, इस प्रकार वह एक आवारा के रूप में रहने को मजबूर है। टीसल अपने आदमियों की मौत से दुखी है, लेकिन खुद को रेम्बो की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसे पकड़ने में मदद करने पर जोर देता है, भले ही उसकी हाल की चोटों से उसकी सेहत बिगड़ने लगी हो। रेम्बो भी खुद को लड़ते रहने की अपनी प्रवृत्ति और आत्मसंरक्षण की भावना के बीच फंसा हुआ पाता है। वह भागने का अवसर लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि युद्ध की भीड़ उसके लिए विरोध करने के लिए बहुत अधिक है। ग्रीन बेरेट कार्यक्रम के निदेशक कैप्टन सैम ट्रॉटमैन रेम्बो को ट्रैक करने के लिए नेशनल गार्ड इकाइयों को पुनर्गठित करने में मदद करते हैं, जो अपने घावों से जूझ रहा है और भूख से मर रहा है। उसका शिकार करने वाले 2 नागरिक मारे जाने से पहले नेशनल गार्ड को उसकी उपस्थिति के बारे में सचेत करते हैं। रेम्बो खुद को एक परित्यक्त खदान के अंदर बंद कर लेता है और बाहर निकलने का रास्ता तलाशते समय चमगादड़ों की एक कॉलोनी उसे काटती और खरोंचती है। टीसल बेहोश हो जाता है, उसे वापस शहर ले जाया जाता है और अपने कार्यालय में जागता है, जब उसे एक दृष्टि मिलती है जो बताती है कि रेम्बो मेडिसन जा रहा है। एक पुलिस कार और डायनामाइट चुराने के बाद रेम्बो पुलिस मुख्यालय सहित शहर के अधिकांश हिस्से को उड़ाना शुरू कर देता है और 2 गैस स्टेशनों में आग लगा देता है। टीजल ने रेम्बो को चौंका दिया
और उसे सीने में गोली मार दी, लेकिन खुद भी एक जवाबी गोली से पेट में घायल हो गया। मरता हुआ रैम्बो शहर से भाग जाता है और टीजल उसका पीछा करता है। जब ट्रॉटमैन और नेशनल गार्ड आते हैं, तो रैम्बो एक शेड में पहुंच जाता है और डायनामाइट की अपनी आखिरी छड़ी का इस्तेमाल करके आत्महत्या करने की तैयारी करता है। टीजल को अपनी ओर आते हुए और लड़ते हुए मरना बेहतर समझते हुए, रैम्बो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसे निराशा होती है। टीजल को गोली लगती है और वह गिर जाता है। रैम्बो निराश होता है कि अब वह फ्यूज जलाने के लिए बहुत कमजोर हो गया है। फिर ट्रॉटमैन उसके सिर में गोली मार देता है। रैम्बो मर जाता है। इस बात से संतुष्ट होता है कि उसका अंत सही हुआ है। टीजल आराम करता है, रैम्बो के लिए एक पल के लिए स्नेह का अनुभव करता है और फिर मर जाता है। पृष्ठभूमि: मॉरेल ने कहा कि वियतनाम में लड़ने वाले अपने छात्रों के अनुभवों के बारे में सुनकर उन्हें उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली। 2. मॉरेल ने कहा, जब मैंने 1968 में फर्स्ट ब्लड शुरू किया, तो मैं जेफरी हाउसहोल्ड के दुष्ट पुरुष से गहराई से प्रभावित था। 3. चरित्र का नाम आंशिक रूप से रेम्बो सेब से लिया गया था, जिसकी आपूर्ति उसकी पत्नी घर ले आई थी जब वह अपने चरित्र के लिए उपयुक्त नाम के साथ आने की कोशिश कर रहा था। 4. रेम्बो के लिए प्रेरणाओं में से एक द्वितीय विश्व युद्ध के नायक ऑडी मर्फी थे, विशेष रूप से युद्ध के बाद के वर्षों में अनुपचारित पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित होना। 5. मेडिसन, केंटकी को बेलेफोंटे, पेंसिल्वेनिया के आधार पर तैयार किया गया था। स्वागत: विलियम थियोडोर कोटचेफ, जन्म 7 अप्रैल 1931, एक कनाडाई निर्देशक और फिल्म और टेलीविजन के निर्माता है। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई न्यू वेव पिक्चर वेक इन फ्राइट 1971, मोर्ड के रिचलर रूपांतरण द अप्रेंटिसशिप ऑफ डड्डी क्राविच 1974 और जोशुआ देन एंड नाउ 1985, मूल रेम्बो फिल्म फर्स्ट ब्लड 1982 और कॉमेडीज फन विद डिक एंड जेन 1977, नॉर्थ डलास 40 1979 और वीकेंड एट बर्नीज 1989 जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। कोटचेफ को निर्देशन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए जिनी पुरस्कार, नाटकीय कार्यक्रम या मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए जेमिनी पुरस्कार और 2 बार कान फिल्म समारोह के पाल्मे डियोर के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने 1974 के बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में द अप्रेंटिसशिप ऑफ डड्डी क्राविच के लिए गोल्डन बियर जीता और प्ले फॉर टुडे में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीता। उन्हें 2011 में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ कनाडा का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2 और 2014 में एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ट्रिब्यूट अवार्ड मिला। 3. टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा उन्हें लियो मैककेरी या रॉबर्ट वाइज की परंपरा में एक प्रतिभाशाली, बहुमुखी यात्रा निर्देशक के रूप में वर्णित किया गया है। 4. प्रारंभिक जीवन: कोटचेफ का नाम आधिकारिक दस्तावेजों में विलियम थियोडोर कोटचेफ 5 के रूप में टोरंटो में पंजीकृत किया गया था, जहां उनका जन्म 5-6 बल्गेरियाई आप्रवासियों के एक परिवार में हुआ था। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जिन्होंने सुविधा के लिए अपना अंतिम नाम त्सोचेव बल्गेरियाई से बदलकर कोटचेफ कर लिया था। 5. उनके पिता का जन्म प्लोवदीव में हुआ था और उनकी मां मैसेडोनियन बल्गेरियाई पृष्ठभूमि की थीं, जो वैम्बेल से थीं, जो आज ग्रीस में है, लेकिन वरना बुल्गारिया में पली बड़ी। 16. उनका जन्म नाम वेलिचको टोडोरोव त्सोचेव बल्गेरियाई VLITKO TODROF TSTEF ए। आजीविका: जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें: टेड कोटचेफ, समाचार, समाचार पत्र, पुस्तकें, विद्वान, जेस्टोर। अगस्त 2022,
जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। कनाडाई टेलीविजन। टोरंटो विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक करने के बाद कोच्चेफ ने 24 साल की उम्र में अपना टेलीविजन करियर शुरू किया जब वे कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारियों में शामिल हो गए। उस समय टेलीविजन अपने शुरुआती दौर में था। कोच्चेफ सीबीसी के कर्मचारियों में सबसे कम उम्र के निर्देशक थे, जहां उन्होंने जनरल मोटर्स थिएटर, एनकाउंटर, फर्स्ट परफॉर्मेंस और ऑन कैमरा जैसे शो में 2 साल तक काम किया। ब्रिटिश टेलीविजन। 1958 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में रहने और काम करने के लिए कनाडा छोड़ दिया। उनके बाद जल्द ही उनके हमवतन सिडनी न्यूमैन भी वहां चले गए, जो सीबीसी में ड्रामा के निदेशक थे, और फिर एबीसी वीकेंड टीवी में इसी तरह का पद संभालने के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए, जो आईटीवी नेटवर्क के फ्रेंचाइजी धारकों में से एक था, जिसने चैनल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क किए गए अधिकांश कार्यक्रमों का निर्माण भी किया। एबीसी में न्यूमैन लोकप्रिय आर्मचेयर थिएटर एंथोलॉजी ड्रामा कार्यक्रम के निर्माता थे, जिस पर कोच्चेफ ने 1957 और 1960 के बीच निर्देशक के रूप में काम किया। कोच्चेफ कुछ बेहतरीन याद किए जाने वाले किश्तों के निर्देशन के लिए जिम्मेदार थे। 30 नवंबर 1958 को लाइव प्रसारित अंडरग्राउंड के दौरान कोच्चेफ को उस समय सामना करना पड़ा जब एक अभिनेता, गैरेथ जोन्स, जो एक ऐसे किरदार को निभा रहा था जिसे दिल का दौरा पड़ने से मरना था, अचानक खुद एक दिल का दौरा पड़ने से मर गया, जबकि दृश्यों के बीच में पीटर बाउल्स और अन्य लोगों को सुधार करने के लिए छोड़ दिया गया। अधिक सफलतापूर्वक, कोच्चेफ ने अगले वर्ष वेल्श नाटककार अलून ओवेन द्वारा नो ट्राम्स टू लाइम स्ट्रीट का निर्देशन किया। उन्होंने ओवर ऑफ मिस्ट्री, क्लाइव एक्सटन द्वारा आई विल हैव यू टू रिमेंबर 1961 और बीबीसी संडे नाइट प्ले, आईटीवी टेलीविजन प्लेहाउस, एस्पियोनेज, फर्स्ट नाइट, एबीसी स्टेज 67, ड्रामा 61 से 67 और आईटीवी प्लेहाउस के एपिसोड भी किए। थिएटर। कोच्चेफ ने थिएटर में भी काम किया। 17 उन्होंने एडेल्फी थिएटर में संगीत में मैगी में के मूल 1964 से 65 वेस्ट एंड प्रोडक्शन का निर्देशन किया। 18 जिसने वर्ष के उत्कृष्ट स्कोर के लिए आइवर नोवेलो पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ नए ब्रिटिश संगीत के रूप में आलोचकों का पोल जीता। 19 ब्रिटिश फीचर फिल्में। कोच्चेफ ने अपनी पहली फिल्म टियारा ताहिती 1962 बनाई। उन्होंने दशक के दौरान लाइफ एट द टॉप 1965 और टू जेंटलमैन शेयरिंग 1969 सहित कई अन्य फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन के लिए द ह्यूमन वॉयस 1967 का निर्देशन भी किया, जिसमें जीन कोक्ट्यू की कहानी पर आधारित इंग्रिड बर्गमैन ने मुख्य भूमिका निभाई, और द डेस्पेरेट ऑवर्स 1967 और ऑफ माइस एंड मेन 1968 के टीवी रीमेक भी निर्देशित किए। उन्होंने टीवी के लिए कॉन्सर्ट एट द ड्रॉप ऑफ एंदर हैट का निर्देशन भी किया। कोच्चेफ ने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म वेक इन फ्राइट यूएसए आउटबैक 1971 अपने मूल शीर्षक के साथ फिर से रिलीज 2012 का निर्देशन किया। 20 इसने यूरोप में बहुत प्रशंसा प्राप्त की और कान फिल्म महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया की प्रविष्टि थी। 2009 में वेक इन फ्राइट को पूरी तरह से बहाल संस्करण में डीवीडी और ब्लूरे डिस्क पर फिर से रिलीज किया गया। कोच्चेफ ने टेलीविजन पर वापसी की। बीबीसी के लिए प्ले फॉर टुडे प्रोडक्शन एडना द इनब्रिएट वूमन 1971 का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड मिला। 2000 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा उद्योग के पेशेवरों के एक सर्वेक्षण में नाटक को 20वीं सदी के 100 महानतम ब्रिटिश टेलीविजन कार्यक्रमों में से एक चुना गया था। टाइम के जॉन स्को ने पुस्तक को कार्नोग्राफी के रूप में वर्णित किया, हालांकि उन्होंने टिप्पणी की कि इसके तकनीकी पहलुओं को अच्छी तरह से किया गया है। 6 पुस्तक का 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 7-8 फिल्म रूपांतरण। मुख्य लेख फर्स्ट ब्लड। क्यूबाइतालवी अभिनेता टॉमस मिलियन ने फर्स्ट ब्लड को रिलीज होने के तुरंत बाद पढ़ा और इसके रूपांतरण में अभिनय करना चाहते थे। हालांकि वे इतालवी निर्माताओं को इस परियोजना का समर्थन करने के लिए
राजी करने में असफल रहे। फिर भी उन्होंने 1975 की फिल्म सिंडिकेट सैडिस्ट्स में अपने किरदार, एक पूर्व पुलिस अधिकारी के नाम के रूप में रैम्बो का इस्तेमाल किया। 1972 में मॉरेल ने फर्स्ट ब्लड के फिल्म अधिकार कोलंबिया पिक्चर्स को बेचे, जिन्होंने बदले में उन्हें वार्नर ब्रदर्स को बेच दिया। कहानी 3 कंपनियों और 18 पटकथाओं से गुजरने के साथ फिल्म 10 साल तक विकास के नरक में पड़ी रही। अंत में एंड्रयू जी वजना और मारियो कसार, 2 फिल्म वितरक जो निर्माता बनना चाहते थे, ने फिल्म के अधिकार प्राप्त किए। रॉकी और रॉकी 2 फिल्मों से मिले स्टार पावर के कारण सिल्वेस्टर स्टेलोन को मुख्य भूमिका में लिया गया था। स्टेलोन ने रैम्बो को अधिक सहानुभूतिपूर्ण चरित्र बनाने के लिए स्क्रिप्ट में बदलाव करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिसमें रैम्बो को सीधे तौर पर किसी पुलिस या राष्ट्रीय रक्षक को नहीं मारना शामिल था। उपन्यास में वह कई लोगों को मारता है और उसे पुस्तक में मरने के बजाय अंत में जीवित रखना। पुस्तक में रैम्बो ने इस बात पर भी क्रोध व्यक्त किया है कि ट्रॉटमैन उसके ही किसी साथी पर हमला कर देगा जब उसे पता चलता है कि ट्रॉटमैन उसे पकड़ने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। अनुभवी अभिनेता किर्क डगलस को मूल रूप से ट्रॉटमैन की भूमिका के लिए चुना गया था और उन्हें फिल्म के लिए शीर्ष बिल दिया गया था, लेकिन डगलस ने फिल्मांकन शुरू होने से कुछ दिन पहले फिल्म छोड़ दी, विशेष रूप से इस तथ्य पर कि वह चाहते थे कि फिल्म का अंत ट्रॉटमैन के हाथों रैम्बो की मृत्यु के साथ हो, लेकिन निर्माता फिल्म के अंत को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। फिर रॉक हडसन को भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्होंने इसे ठुकरा दिया। फिर रिचर्ड क्रेना को जल्दी से नए कर्नल के रूप में चुना गया, जिन्होंने फिल्म सेट पर उड़ान के दौरान अपनी लाइनें सीखीं। फिर स्टेलोन को शीर्ष बिल दिया गया। रैम्बो, जिसका पहला नाम उपन्यास में निर्दिष्ट नहीं है, को फिल्म के लिए पहला नाम जॉन दिया गया था, जो व्हेन जॉनी कम्स मार्चिंग होम गीत के संदर्भ में था। 9 फिल्म फर्स्ट ब्लड एक बड़ी सफलता थी, जिसने $15 मिलियन के बजट पर $125 मिलियन की कमाई की और एक संपूर्ण रैम्बो फ्रेंचाइजी को जन्म दिया। डेविड मॉरेल ने रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 का उपन्यासीकरण लिखा और बताया कि वह फिल्म की सफलता के कारण इस चरित्र को वापस ला रहे हैं। डेविड मॉरेल, जन्म 24 अप्रैल 1943, एक कनाडाई अमेरिकी लेखक है, जिनके डेब्यू 1972 के उपन्यास फर्स्ट ब्लड, जिसे बाद में 1982 में इसी नाम की फिल्म के रूप में रूपांतरित किया गया, ने सिल्वेस्टर स्टेलोन अभिनीत सफल रैम्बो फ्रेंचाइजी को जन्म दिया। उन्होंने 28 उपन्यास लिखे हैं और उनके काम का 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 2 उन्होंने 2007 से 2008 कैप्टन अमेरिका कॉमिक बुक मिनी सीरीज द चॉसन भी लिखी। प्रारंभिक जीवन। मॉरेल का जन्म 24 अप्रैल 1943 को किचनर, ओंटारियो, कनाडा में बीट्राइस, एक असबाब निर्माता और जॉर्ज मॉरेल, एक रॉयल नेवी फ्लायर के बेटे के रूप में हुआ था। 3 उन्होंने क्लासिक टेलीविजन श्रृंखला रूट 66 में लेखन से प्रेरित होकर 17 साल की उम्र में एक लेखक बनने का फैसला किया। 1966 में मॉरेल ने सेंट जेरोम विश्वविद्यालय, वाटरलू विश्वविद्यालय से संबद्ध से अंग्रेजी में बीए प्राप्त किया और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हेमिंग्वे विद्वान फिलिप यंग के साथ अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अंतः अमेरिकी साहित्य में एमए और पीएचडी प्राप्त की। आजीविका। पेन स्टेट में अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मुलाकात विज्ञान कथा लेखक फिलिप क्लास से हुई, जो विलियम टेन के छद्म नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने उन्हें कथा लेखन की मूल बातें सिखाईं। 2 मॉरेल ने 1970 में आयोवा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। 1972 में उनका उपन्यास फर्स्ट ब्लड प्रकाशित हुआ। अंततः इसे 1982 में इसी नाम की फिल्म में बनाया गया, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने वियतनाम के दिग्गज जॉन रैम्बो की भूमिका निभाई। मॉरेल ने कई अन्य उपन्यास लिखना जारी रखा, जिनमें द ब्रदरहुड ऑफ द रोज भी शामिल है, जो उपन्यासों की त्रयी में पहला है, जिसे रॉबर्ट मिचम अभिनीत 1989 एनबीसी मिनिसीरीज में रूपांतरित किया गया था। उन्होंने पूर्णकालिक लेखन के लिए
1986 में विश्वविद्यालय में अपना कार्यकाल छोड़ दिया। 2. मॉरेल के स्रोत उपन्यास के अंत में जॉन रेम्बो की हत्या होने के बावजूद मॉरेल ने रेम्बो फर्स्ट ब्लड 2 का उपन्यासीकरण लिखा और प्रस्तावना में बताया कि वे पात्र को पुनः जीवित कर रहे हैं। मॉरेल इंटरनेशनल थ्रिलर राइटर्स संगठन के सहाध्यक्ष है। 2. पुरस्कार और प्रशंसा। मॉरेल को ITW से 2009 थ्रिलर मास्टर पुरस्कार प्रदान किया गया। 5. व्यक्तिगत जीवन। मॉरेल के किशोर बेटे मैथ्यू की 1987 में ईविंग सार्कोमा, जो कि हड्डी के कैंसर का एक दुर्लभ रूप है, से मृत्यु हो गई। 2009 में उनकी पोती की भी कैंसर के इसी रूप से मृत्यु हो गई। उनके नुकसान के आघात ने मॉरेल के काम को प्रभावित किया, विशेष रूप से मैथ्यू के बारे में उनके रचनात्मक कथा संस्मरण फायरफ्लाइज में। मॉरेल के उपन्यास डेस्परेट मेजर्स का नायक भी एक बेटे के नुकसान का अनुभव करता है। 2. मॉरेल नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल फॉर वाइल्डनेस सर्वाइवल के साथ साथ जी. गॉर्डन लिड्डी एकेडमी ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के स्नातक है। वह स्पेशल ऑपरेशंस एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के मानद आजीवन सदस्य भी है। 2. उनकी वेबसाइट के अनुसार उन्हें आग्नेयास्त्रों को संभालने, संकट की स्थिति में बातचीत करने, पहचान बनाने, कार्यकारी सुरक्षा और रक्षात्मक ड्राइविंग के साथ साथ कई अन्य एक्शन कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया है, जिनका वर्णन उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। उन्होंने अपने 2009 के उपन्यास द शिमर के लिए शोध के हिस्से के रूप में अपने स्वयं के छोटे विमान को उड़ाने के लिए FAA लाइसेंस अर्जित किया। 2. मॉरेल 1993 में अमेरिकी नागरिक बन गए। 6. 7. वह सांता फे, न्यू मैक्सिको में रहते हैं। 8. ग्रंथ सूची। उन्होंने 1988 में ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर 2 में हैरिसन की भूमिका निभाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में से एक 1995 में क्रिस फार्ले, डेविड स्पेड कॉमेडी टॉमी बॉय में बिग टॉम कैलाहन के रूप में आई थी। टॉमी बॉय में वह अपने 10 सहकलाकार बो डेरेक के साथ फिर से जुड़ गए, जिसमें उन्होंने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। अगले वर्ष उन्होंने रोमियो प्लस जूलियट में रोमियो के पिता की भूमिका निभाई। डेनेही ने 2007 की एनिमेटेड फिल्म रैटाटुई में जेंगो की भूमिका निभाई थी, जो रैट शेफ रेमी का पिता था। वह 2008 की पुलिस ड्रामा राइटियस किल में रॉबर्ट डी नीरो और अल पचिनो के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में और 2010 की सस्पेंस फिल्म द नेक्स्ट 3 डेज में रसेल क्रो के पिता के रूप में दिखाई दिए। डेनेही ने एलेग्ड में क्लेरेंस डारो की भूमिका निभाई, जो स्कोप्स मंकी ट्रायल पर आधारित फिल्म थी, जो अमेरिकी पब्लिक स्कूलों में विकासवाद की शिक्षा पर प्रसिद्ध अदालती लड़ाई थी। 20. टेलीविजन। डेनेही के शुरुआती पेशेवर अभिनय करियर में 1970 और 1980 के दशक की कोजैक, लू ग्रांट, डलास, डायनेस्टी और हंटर जैसी सीरीज में छोटी अतिथि भूमिकाएं शामिल थीं। वह 1987 से 88 सीजन के दौरान मियामी वाइस के एक एपिसोड में भी दिखाई दिए। 2003 में डेनेही ने ब्रैड डेविस के साथ टेलीविजन फिल्म ए रूमर ऑफ वॉर 1980 में सार्जेंट नेड टी फ्रोजन चौसन कोलमैन की भूमिका निभाई। उन्होंने स्कोकी 1981, स्प्लिट इमेज 1982, डे 1 1989 और बारबरा हर्शे के साथ ए किलिंग इन ए स्मॉल टाउन 1990 जैसी हाई प्रोफाइल टेलीविजन फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने HBO के टीमस्टर बॉस द जैकी प्रेसर स्टोरी में भी मुख्य भूमिका निभाई। डेनेही ने 1982 की अल्पकालिक श्रृंखला स्टार ऑफ द फैमिली में फायर चीफ सेलिब्रिटी पिता लेस्ली बरी क्रेब्स की मुख्य भूमिका निभाई थी। उनकी स्टार पावर के बावजूद उस शो को आधे सीजन के बाद बंद कर दिया गया था। उन्होंने क्राइम ड्रामा जैक रीड टीवी फिल्मों में अभिनय किया। 2009 में डेनेही को उनकी टेलीविजन फिल्मों के लिए 6 बार एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1992 में उन्हें टू कैच ए किलर में जॉन वेन गेसी की भूमिका के लिए
मिनी सीरीज या टीवी मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था, और उसी वर्ष उन्हें एक अलग श्रेणी, द बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए मिनी सीरीज या टीवी मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। डेनेही के अन्य एमी नामांकन ए किलिंग इन ए स्मॉल टाउन, मर्डर इन द हार्टलैंड 1993 और शोटाइम केबल टीवी मूवी अवर फादर्स 2005 में उनके काम के लिए थे, जो रोमन कैथोलिक चर्च के यौन शोषण कांड के बारे में थी। 2000 में डेनेही को आर्थर मिलर की डेथ ऑफ ए सेल्समैन में विली लोमन की भूमिका के लिए टेलीविजन प्रस्तुति के लिए मिनी सीरीज या टीवी मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता वह एनबीसी सिटकॉम जस्ट शूट मी में एक आवर्ती चरित्र के रूप में भी दिखाई दिए। डेनेही का कार्टून संस्करण 1999 की फिल्म साउथ पार्क, बिगर, लॉन्गर एंड अनकट के साथ साथ द सिम्पसंस के एक एपिसोड में भी दिखाई दिया। कौन सा उद्धरण आवश्यक? जनवरी 2007 में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के शहराजादे एपिसोड में एक सेवानिवृत्त अपराधी के रूप में अभिनय किया, जो अपनी बेटी से फिर से जुड़ना चाहता है और एक घातक बीमारी से मरने से पहले अपने अपराधों को स्वीकार करना चाहता है। इस प्रकार अंततः गलत तरीके से कैद किए गए कैदी को दोषमुक्त कर देता है। अप्रैल 2008 में डेनेही ने टीवी सीरीज 30 रॉक के एक एपिसोड सैंडविच डे में टीमस्टर बॉस के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने 2009 के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के एपिसोड में मुख्य किरदार जेफ के पिता के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 21 डेनेही ने एनबीसी सीरीज द ब्लैकलिस्ट में तीसरे सीजन से लेकर सेप्सिस से उनकी मृत्यु तक एलिजाबेथ कीन के दादा की भूमिका निभाई। शो के 8वें सीजन के दौरान उनकी जगह अभिनेता रॉन रेंस ने ले ली। 2015 में डेनेही ने जेसन ली, ड्रीमा वाकर, डियोरा बेयर्ड और सैम ट्रामेल के साथ अमेजन स्टूडियो पायलट कॉकड में सहाभिनय किया। डेनेही ने कई टेलीविजन कार्यक्रमों का वर्णन भी किया, 22, जिसमें कनाडाई आयरिश डॉक्यूड्रामा डेथ और कनारा शामिल है। 23, 24, थिएटर, ब्रायन मैनियन डेनेही, बटा डीएन हाय बटा, 9 जुलाई 1938, 15 अप्रैल 2020, मंच, टेलीविजन और फिल्म के एक अमेरिकी अभिनेता थे। उन्होंने 2 टोनी पुरस्कार, 1 ओलिवियर पुरस्कार और 1 गोल्डन ग्लोब जीता और 6 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। डेनेही ने 180 से अधिक फिल्मों और कई टेलीविजन और स्टेज प्रस्तुतियों में भूमिकाएं की। उनकी फिल्म भूमिकाओं में फर्स्ट ब्लड 1982, गोर्की पार्क 1983, सिल्वरेडो 1985, कोकून 1985, एफ-एक्स 1986, प्रिज्यूम्ड इनोसेंट 1990, टॉमी बॉय 1995, रोमियो प्लस जूलियट 1996, रेटाटुई 2007 और नाइट ऑफ कप्स 2015 शामिल है। डेनेही ने टेलीविजन फिल्म डेथ ऑफ ए सेल्समैन 2000 में विली लोमन की भूमिका के लिए मिनीसीरीज या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। डेनेही की अंतिम फिल्म ड्राइवेज 2019 थी, जिसमें उन्होंने कोरियाई युद्ध के एक अनुभवी सैनिक की भूमिका निभाई जो अकेले रहता है, जो एक युवा शर्मीले लड़के से दोस्ती करता है जो अपनी मां के साथ अपनी मृतक चाची के घर में जमा हुए सामान को साफ करने आया है। वैरायटी के अनुसार डेनेही नाटककार यूजीन ओनील के मंच और स्क्रीन पर काम के शायद सबसे प्रमुख जीवित व्याख्याकार थे। शिकागो के गुडमैन थिएटर के साथ उनका दशकों पुराना रिश्ता था, जहां उनके ओनील के अधिकांश काम की शुरुआत हुई थी। 1. उन्होंने नियमित रूप से कनाडा के स्ट्रैटफोर्ड फेस्टिवल में भी प्रदर्शन किया, विशेष रूप से विलियम शेक्सपियर और सैमुअल बेकेट के कामों में। 2. उन्होंने एक बार अपने पुरस्कार विजेता प्रदर्शनों का श्रेय नाटकों के लेखकों को दिया। जब आप दिग्गजों के साथ चलते हैं तो आप बड़े कदम उठाना सीखते हैं। 3. डेनेही को 2010 में अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। प्रारंभिक जीवन। ब्रायन मैनियन डेनेही 4 का जन्म 9 जुलाई 1938 को ब्रिजपोर्ट, कनेक्टिकट में हन्ना मैनियन, एक नर्स, 5 और एडवर्ड डेनेही
एसोसिएटेड प्रेस के एक वायर सर्विस एडिटर के घर हुआ था। 5, 6 उनके 2 भाई थे, माइकल और एडवर्ड। 7, 8 वह आयरिश वंश का था और कैथोलिक था। 9, 10 परिवार लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो गया, जहां डेनेही ने माइनोला गांव के चेमिंडे हाई स्कूल में पढ़ाई की। 11 उन्होंने 1956 की शरद ऋतु में एक फुटबॉल छात्रवृत्ति पर न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उन्होंने यूएस मरीन में 5 साल बिताने के लिए अपनी कॉलेज की शिक्षा बाधित की। वह अमेरिका, जापान और कोरिया में तैनात थे। वह 1960 में कोलंबिया लौट आए और 1965 में इतिहास में बीए के साथ स्नातक हुए। 12 क्षेत्रीय थिएटर में अभिनय करते हुए उन्होंने टैक्सी चलाने और बारटेंडिंग सहित ब्लू कॉलर नौकरियों में काम करके अपने परिवार का समर्थन किया। 1970 के दशक के मध्य में मैनहट्टन कार्यालय में मेरिल लिंच के लिए एक स्टॉकब्रोकर के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल से उन्हें नफरत थी। 13 बाद में उन्होंने बताया कि कैसे विषम घंटों में काम करने से उन्हें मैटिनी थिएटर प्रदर्शनों में भाग लेने की अनुमति मिली। आजीविका इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। स्रोत खोजें। ब्रायन डेनेही, समाचार पत्र, पुस्तकें, विद्वान जस्टोर। अप्रैल 2020। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। पतली परत। डेनेही मुख्य रूप से एक नाटकीय अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। उनकी सफल भूमिका फर्स्ट ब्लड 1982 में अति उत्साही शेरिफ विल टीसल की थी, जिसमें जॉन रेम्बो के रूप में सिल्वेस्टर स्टेलोन उनके विपरीत थे। 19 उनकी शुरुआती फिल्मों में कई कॉमेडी शामिल थीं, जैसे सेमीटफ 1977 बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ, जिसमें उन्होंने एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी की भूमिका निभाई थी, फाउल प्ले 1978 चेवी चेस के साथ, और 10 1979 डडली मूर के साथ एक मंजानिलो बारटेंडर के रूप में। वह 1983 की थ्रिलर गोर्की पार्क में विलियम हर्ट और ली मार्विन के साथ विलियम किरविल के रूप में दिखाई दिए। बाद में उन्होंने वेस्टर्न सिल्वरेडो में एक भ्रष्ट शेरिफ और कोकून में एक एलियन की भूमिका निभाई, दोनों 1985 में रिलीज हुईं। डेनेही ने स्प्लिट इमेज 1982, नेवर क्राई वुल्फ 1983, लीगल ईगल्स 1986, कोकून, द रिटर्न 1988, एफ मर्डर बाय इल्यूजन 1986, प्रिज्यूम्ड इनोसेंट 1990, एफ2 द डेडली आर्ट ऑफ इल्यूजन 1991 और प्रोफेट ऑफ इविल 1993 जैसी फिल्मों में यादगार सहायक भूमिकाएं निभाईं। डेनेही धीरे धीरे एक मूल्यवान चरित्र अभिनेता बन गए, लेकिन उन्होंने थ्रिलर बेस्ट सेलर 1987 में जेम्स वुड्स के साथ मुख्य भूमिका भी निभाई। उसी वर्ष उन्होंने पीटर ग्रीनवे की फिल्म द बेली ऑफ एन आर्किटेक्ट में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने 1987 के शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। इस असामान्य उद्यम पर टिप्पणी करते हुए डेनेही ने कहा, मैंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, लेकिन यह मेरी पहली फिल्म है। डेनेही ने 2 टोनी पुरस्कार जीते, दोनों बार सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए। उनकी पहली जीत डेथ ऑफ ए सेल्समैन के लिए थी, जिसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन के लंदन रन के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार भी जीता 1999 में, और दूसरी जीत यूजीन ओनील की लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट के लिए 2003 में मिली थी। दोनों प्रस्तुतियों का निर्देशन रॉबर्ट फॉल्स ने किया था और मूल रूप से शिकागो, इलिनोइस में गुडमैन थिएटर कंपनी में निर्मित की गई थी। सेल्समैन में उनके अभिनय को डेनेही के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा गया। मंच पर डेनेही अक्सर शिकागो थिएटर की दुनिया में प्रदर्शन करते थे और 1995 में ब्रायन फ्रेल के ट्रांसलेशन में ब्रॉडवे की शुरुआत की। 1999 में
वह शिकागो थिएटर में अपने काम के लिए सारा सिडन्स अवार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले पुरुष कलाकार थे। उन्होंने 2007 में क्रिस्टोफर प्लमर के साथ इनहेरिट द विंड में मैथ्यू हैरिसन ब्रैडी के रूप में ब्रॉडवे में वापसी की। फिर 2009 में यूजीन ओनील के डिजायर अंडर द एल्म्स के पुनरुद्धार में कार्ला गुगिनो के साथ फिर से लौटे। 1992 की शरद ऋतु में उन्होंने डबलिन के एबे थिएटर में यूजीन ओनील के द आइसमैन कमेट के रॉबर्ट फॉल्स के प्रोडक्शन में हिक्की की मुख्य भूमिका निभाई। 2008 में डेन्ही कनारा के स्ट्रैटफोर्ड, ओंटारियो में स्ट्रैटफोर्ड शेक्सपियर फेस्टिवल में दिखाई दिए। ऑल वेल दैट एंड्स वेल में फ्रांस के राजा के रूप में दिखाई दिए। 3 और नाटकों के एक डबल बिल, सैमुअल बेकेट के क्रैप्स लास्ट टेप और यूजीन ओनील के ह्यूगी में, जहां डेन्ही ने एरी स्मिथ की भूमिका को दोहराया। 2010 में उन्हें अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 27 दिसंबर 2010 में वह जॉन बी कीन के द फील्ड के डबलिन के स्टेज संस्करण के ओलंपिया थिएटर में बुल मैककेब की भूमिका निभाने के लिए आयरलैंड लौट आए। 25, 28, 29, 2011 में डेन्ही शेक्सपियर की 12वीं रात में सर टोबी बेल्च की भूमिका में स्ट्रैटफोर्ड शेक्सपियर महोत्सव में लौटे। उन्होंने हेरोल्ड पिंटर की द होमकमिंग में मैक्स की भूमिका भी निभाई, जो वहां निर्मित होने वाला पहला पिंटर का काम था। 30 अप्रैल से जून 2012 तक उन्होंने शिकागो के गुडमैन थिएटर में यूजीन ओनील के नाटक द आइसमैन कॉमेट में लैरी स्लेड की भूमिका निभाई। 31 जिसे उन्होंने 2015 में दोहराया जब गुडमैन थिएटर प्रोडक्शन के अधिकांश कलाकारों के साथ ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में बीएम हार्वे थिएटर में उत्पादन को पुनर्जीवित किया गया। 32 सैन्य सेवा। डेन्ही ने 1958 से 1963 तक यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में भर्ती होकर ओकिनावा में फुटबॉल खेला। कई साक्षात्कारों में उन्होंने युद्ध में घायल होने का वर्णन किया और बार-बार वियतनाम में सेवा करने का दावा किया। 33, 34, 35 1999 में उन्होंने अपने सैन्य रिकॉर्ड को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने वियतनाम में सेवा करने के बारे में झूठ बोला था और मुझे खेद है। मेरा इरादा उन लोगों के कार्यों और बलिदानों को कम करने का नहीं था जिन्होंने वास्तव में वहां सेवा की थी। मैंने वीरता चुराई। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इसके लिए कोई वास्तविक बहाना नहीं है। 36 व्यक्तिगत जीवन। डेन्ही ने 1959 में मरीन में रहते हुए पहली शादी की। कॉलेज खत्म करने से पहले उनकी और उनकी पहली पत्नी की 3 बेटियां थीं। 13 उनमें से 2 अभिनेत्री बन गईं, जिनमें एलिजाबेथ डेन्ही भी शामिल है। 37 1987 में उनकी पहली शादी तलाक में समाप्त होने के बाद उन्होंने 1988 में जेनिफर अर्नोट, एक ऑस्ट्रेलियाई से शादी की। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। 4 मौत। डेन्ही की मृत्यु 15 अप्रैल 2020 को सेप्सिस के कारण कार्डियक अरेस्ट से हुई। 2-4-38 न्यू हेवन, कनेक्टिकट में। 39 उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 5 बच्चे हैं। 4 फिल्मोग्राफी। तो दोस्तों इसके रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 22 अक्टूबर 1982 को इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया था और 93 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ थी। बजट की बात की जाए तो 50 मिलियन का इसका बजट था और 125.2 मिलियन इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन है मूवी के बजट के मुकाबले। इसी वजह से इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बताई दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।